यूं तो गर्मी से लोगों के साथ जानवर भी परेशान हैं। नेचर के कहर पर किसका बस नहीं चल रहा है और जानवरों के करतब को देखने के लिए देश विदेश के लोग चुरू आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक हमारी खास रिपोर्ट। तालाब के किनारे छोटे हिरण से लेकर लंबे सींगों वाला ये सुंदर हिरण प्रकृति की मनोरम झलक दिखाता ये तालाब और पेड़ों के नीचे विचरण करते हिरण, ये अनोखा नजारा राजस्थान शहर चुरू के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य का है। करीब 4000 काले हिरणों की संख्या होने की वजह से ये अभयारण्य बाकियों से अलग है। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य आधुनिकता के इस दौर में प्रकृति के और करीब ले जा रहा है। गर्मियां शुरू हो चुकी है और गर्मियां शुरू होने के साथ ही चूरू जिले के अंदर हर कोई बेहाल है, क्योंकि चूरू जिला है वो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है। चूरू की गर्मी है वो पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बनती है। वहीं आम आदमी के साथ साथ वन्य जीव हैं वो भी गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। चूरू जिले के अंदर ताल छापर राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के काले हिरण है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। भवानी सिंह जी हैं। सर, ताल छापर अभयारण्य है और विश्व प्रसिद्ध ये अभयारण्य है, ऐसे में गर्मी को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा की जा रही है? खान पान किस प्रकार बदलाव आए? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। चूरू जिले में वन क्षेत्र हालांकि बहुत कम है, लेकिन सेंचुरी जो ताल छापर हमारे यहाँ बिदासर तहसील में स्थित है उसमें कृष्ण मृग प्रचुर मात्रा में है। काफ़ी संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में करीब 4000 के करीब कृष्ण मृग उस सेंचुरी में है। देश विदेश से अनेकों पर्यटक सेंचुरी को देखने आते हैं। विभाग की तरफ से इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पिंच पीरियड में हमने तालाबों में पानी भरना, शेल्टर व्यवस्था उनकी करना, तो घायल जानवर रेस्क्यू करके टाइम पे लाना, ये सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से हमारे वहाँ की गई हैं ताकि बेजुबान बेसहारा इन वन्य जीवों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। डाइट के अंदर कुछ बदलाव किया गया? डाइट वहाँ पे हमारे नेचुरल, चूँकि ये हर्बीवोर्स हैं तो ग्रासलैंड इस तरह से विकसित किए गए हैं कि वो घूमते फिरते उन ग्रासलैंड्स में कई तरह के ग्रासेस हैं जो बहुत न्यूट्रिएंट हैं, तो ये उसको कृष्ण मृग बड़े चाव से खाते हैं। तो नेचुरल फीड पे ही हम जो भगवान का दिया हुआ है उसी पे वो सारे हिरण डिपेंडेंट हैं। इनिशियल स्टेज में जो घायल वगैरह कुछ जानवर लाए जाते हैं उनको फीड हम वहाँ पे लोकली जो अवेलेबल होता है वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। बाकी इस तरह से जो ग्रासलैंड जो अच्छा विकसित हो चुका है तो उसमें बहुत तंदुरुस्त हिरण वहाँ पे हैं कृष्ण मृग, उनको किसी प्रकार की अभी खाने पीने की कोई समस्या नहीं। लगातार तापमान में हो रहा इजाफा पशु पक्षियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बढ़ती गर्मी का असर ताल छापर अभयारण्य में भी देखने को मिल रहा है। वन विभाग की ओर से तालाबों, टाकों और हौदियों में पानी की व्यवस्था की जा रही है। पक्षियों के लिए भी हमने जगह जगह जहाँ वन क्षेत्र हैं वहाँ पे हमने परिंदे बंधवाना, छोटे छोटे तालाब विकसित करके पानी उनमें डालना, ताकि बर्ड्स जो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसा आप जानते हैं ताल छापर में करीब पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां प्रवास करती हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग देशों से आती हैं। तो पक्षियों के लिए भी ताल छापर बहुत मुफीद जगह है। उसका कारण भी ग्रासलैंड ही है, क्योंकि ग्रासलैंड्स में बहुत सारे कीट पतंगे इस तरह के प्रकृति के साथ पैदा होते हैं जो पक्षियों का मुख्य आहार होता है। इस कारण से जैव विविधता की दृष्टि से भी हमारा ताल छापर बहुत समृद्ध है और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग लगातार तत्पर है। चूरू शहर के ताल छापर अभयारण्य में हर साल देश विदेश से काले हिरण को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि प्रवासी पक्षी अफ्रीका और यूरोप से आते हैं। सपाट भूभाग और मोथिया घास ज्यादा होने के कारण ये अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की पसंद बनता जा रहा है। मोथिया घास भी वहाँ पे है, ये सेवन और धामण और 7-8 तरह की ग्रासेज वहाँ पे हैं।
लेकिन मोथिया इनका क्या बहुत न्यूट्रिएंट ग्रास है, नेचुरल ग्रास है, तो उसको ये बड़े चाव से खाते हैं और इनके लिए वो बहुत पौष्टिक भी है। तो कृष्ण मृगों के ताल छापर प्रवास में या उनके इधर उधर विचरण में किसी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल नहीं है। आगे के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी ताकि पर्यटन बढ़ सके इस प्रकार? ताल छापर में पर्यटकों की सुविधा के लिए भी हमने ऑनलाइन बुकिंग वहाँ पे शुरू है। जो पर्यटक साल भर आते हैं उसे विभाग को साथ साथ वन्य जीवों के बारे में उनको जानकारी मिलती है। इससे हमें संरक्षण में मदद मिलती है। जैसा आपने फरमाया, इनके विस्तार के लिए, क्योंकि संख्या ताल छापर जो सेंचुरी एरिया है उसमें लगातार कृष्ण मृगों की संख्या बढ़ रही है, तो इस दबाव को देखते हुए हम दूसरा स्पॉट जो जसवंतगढ़ है उसको भी इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं कि ताकि कुछ हिरन वहाँ पे शिफ्ट हो सकें, ताकि एक जनसंख्या पे वहाँ दबाव नहीं बढ़े ताल छापर में। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भी हमने ग्रासलैंड के लिए बीजारोपण किया है। इस बारिश में ग्रास आने की उम्मीद पूरी है। उस एरिया को हमने बाहर से जो रोड साइड है उसको फेंस किया है, सिटी की तरफ है वहाँ पे दीवार बनाई है ताकि कुत्ते वगैरह ये इस एरिया में नहीं घुसें, क्योंकि शिकारी जो कुत्ते हैं वो कई बार हमारे जो झाड़ियों में इनमें हिरणों को पकड़ लेते हैं, तो उससे वन्य जीवों को नुकसान होता है। उसको रोकने का भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ताल छापर अभयारण्य की बात करें तो अन्य अभयारण्यों से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, अपना क्या विशेषता है अपने ताल छापर अभयारण्य की? ताल छापर का जो ज्योग्राफिक जो स्ट्रेटा है, जो वहाँ का ग्रासलैंड है, वो इस तरह का अभयारण्य आपको कहीं देखने को बहुत कम मिलेगा। ग्रासलैंड के कारण, इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटा के कारण, और ये कृष्ण मृग बहुत प्राचीन का समय से ही यहाँ पे हैं, लेकिन पहले बहुत कम संख्या में थे, आज करीब 4000 के ऊपर पहुँच गए हैं। तो ये विभाग के प्रोटेक्शन का और ये जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हीं का नतीजा है, और आने वाले समय में इनके और बेहतरी के इंतजाम हो सकें। इसी तरह से अन्य लील की बीड में भी कुछ डेवलप हो सकें, झुंझुनू बीड में भी कुछ इनका प्रवास हो सके, तो ये शेखावाटी में पूरा अंचल जो कृष्ण मृग के लिए जाना जाए, इस तरह के प्रयास विभाग लगातार कर रहा है। बाहर से जो प्रवासी आते हैं उनके लिए यहाँ पे उस टाइम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा, जो बर्ड्स वाचर्स हैं उनको देखने के आते हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए हम स्कूली बच्चों को बुलाते हैं, उनका प्रशिक्षण भी करवाते हैं। बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए, इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाएँ, ये भी सब हम ताल छापर में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। और इस जगह को जो धरोहर है, प्रयास करते हैं कि ये इसी रूप में विकसित होती रहे और आगे आने वाली पीढ़ी को इससे और वन्य जीवों के बारे में, वन संरक्षण के बारे में जानकारी मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। लगातार वन विभाग अपनी ओर से प्रयास करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर बाहर से जो पर्यटक है वो भी आए। ऐसा में अब देखा भी गया कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटकों की तादाद है वो बड़ी है। इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो काफी सजग है और पूरी तरीके से निगरानी रखता है कि कोई भी पक्षी, सुरक्षा की दृष्टि में तो हर पक्षी वगैरह या फिर कृष्ण मृग अभयारण्य, पहले इस पर खपने गाय वगैरह आ जाती थी बहुत पहले की, मतलब शिकार हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा ढूंढने को नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब ये जो परिणाम है ये स्थानीय लोगों को जागरूक करके, विभाग के प्रयासों से, आपके मीडिया के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। स्थानीय लोगों को पता लगा है भाई शिकार करना अपराध का काम है, वन्य जीवों का रोक टोक करना, उनसे छेड़छाड़ करना किस तरह का अपराध है। अब ये जागरूकता स्थानीय लोगों में बढ़ी है और इसमें मीडिया का भी, स्थानीय लोगों का भी और विभाग अपने स्तर से जो प्रयास कर रहा है उसी का परिणाम से ये संरक्षण का काम हो पाया है। तो कृष्ण मृग अभयारण्य है वो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पक्षी भी हैं वो अफ्रीकी देशों से भी यहाँ पर आते हैं और बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। ऐसे में प्रशासन है उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पर जो वन्य जीव उनको ना हो, क्योंकि गर्मी को देखते हुए भी लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो की जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बातचीत करने का। तो NDTV के लिए चूरू के ताल छापर से गजेंद्र सिंह। और इसी के साथ